नमस्कार साथियों, मैं दिलावर सिंह आपके अपने YouTube चैनल DR कैंपस अलवर पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि जब तक हमारी लाइव क्लासेज प्रारंभ नहीं हो पाती तब तक मैं संविधान के जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं उन पर विस्तृत चर्चा करूंगा। और इसी दिशा में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को लेकर मैं 2 वीडियो आपको उपलब्ध करवा चुका हूं और उम्मीद करता हूं उनसे आपको परीक्षा में काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अब एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं, जो विषय है आपातकालीन प्रावधान, जिसको आप लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से भी जोड़ सकते हैं। और हर परीक्षा में इसको लेकर 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं। ये जो वीडियो होगा ये लगभग 2-2.5 घंटे का होगा, लेकिन 2-2.5 घंटे का वीडियो कंटिन्यू देखना प्रारंभ में शायद नए विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं इसको 2 भागों में बना करके आपके सामने भेजूंगा। पहले भाग में जो हम राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, और दूसरे भाग में जो संवैधानिक आपात और वित्तीय आपात है अनुच्छेद 356 और 360 उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं। जैसा आपको पता है कि हमारे संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है। अब यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि आपातकाल का उल्लेख किस भाग में है, तो जनरली लोग इसको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से जोड़ते हुए भाग 5 से पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? भाग 18 मिलता है। किस अनुच्छेद में? तो आपको पता है कि 352, 56, 60 3 अनुच्छेदों में इनकी 3 प्रकारों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 352 से 60 तक इनकी व्याख्या मिलती है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये जो राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान है, शक्तियाँ हैं, ये हमने किस देश से ग्रहण की है, या आपातकालीन प्रावधान किस देश की देन है? तो इसमें 2 चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। एक तो जर्मनी में जो वाइमर संविधान बनाया गया था, उस वाइमर संविधान में आपातकाल का उल्लेख था और वहाँ से हमने इसको ग्रहण किया है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि किस देश से हमने आपातकालीन प्रावधान ग्रहण किए हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? जर्मनी। दूसरा, अगर भारत की बात करें तो 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को हम लोगों ने आपातकालीन शक्तियां दी थी। तो वहां से भी हमको आपातकाल का उल्लेख मिलता है। तो एक ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपातकाल हमने कहाँ से ग्रहण किया है। अगर जर्मनी मिलता है तो जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा, और जर्मनी ना मिल करके अधिनियम के बारे में पूछता है कि अधिनियम से ग्रहण किया है, तो हमारा आंसर होगा 1935 का अधिनियम। अब भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। पहला जो आपातकाल है वो है राष्ट्रीय आपात, जिसको हम लोग अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा जो आपातकाल है उसको नाम दिया गया है संवैधानिक आपात, जिसको आम जो बोलचाल की भाषा में हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कह देते हैं, और ये अनुच्छेद 356 में वर्णित है। और तीसरा जो आपात, जिसकी वर्तमान में भविष्यवाणी की जा रही है या संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर कोरोना को लेकर इसी तरह हालत बदतर होते गए तो हमको उसकी हो सकता है ज़रूरत भी पड़ जाए, वित्तीय आपात।
और इसका जो उल्लेख है हम लोग अनुच्छेद 360 में पढ़ते हैं। तो यहीं से वो सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा है, 352। संवैधानिक आपात का कौन सा है, 356। एक बार तो सेकंड ग्रेड के पेपर में लगातार 2 क्वेश्चन दे दिए। पहला क्वेश्चन दे दिया संविधान में संवैधानिक आपातकाल का प्रावधान है, और जस्ट अगला क्वेश्चन दे दिया संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अब अधिकतर लोग इसको भी गलत कराए, क्यों कन्फ्यूज हो गए कि यार एक ही चीज़ 2 बार थोड़ी पूछेगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन एक ही बात है जो कि प्रांतों में लगाया जाता है। और तीसरा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। ठीक है, अब आज हम जो चर्चा करेंगे वो राष्ट्रीय आपात को लेकर के करेंगे। मैं आपको इस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ लेके चलेंगे कि एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपके तुरंत कवर होते जाएं। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 352। तो अनुच्छेद 352 में हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आपात का उल्लेख मिलता है। तो पहली चीज क्लियर कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद द्वारा लगेगा, 352 के द्वारा। अब आता है इसका आधार क्या है, कि किस आधार पे या किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। तो इसका जो आधार है उसके अंदर 3 शब्द हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अब देखिए यहां पर हम 2-3 चीज समझेंगे। तो इसके आधार में 3 शब्द आ गए, युद्ध आ गया, बाह्य आक्रमण आ गया या सशस्त्र विद्रोह आ गया। हम किसी देश का युद्ध में संलग्न हो जाएं या बाह्य आक्रमण क्योंकि दूसरा देश बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, या सशस्त्र विद्रोह कि देश के भीतर जनता हथियारों के साथ सिस्टम के खिलाफ विद्रोह कर दे, तो उन स्थिति में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। 3 शब्द क्लियर। अब यहाँ पर जो शब्द है आगे लाइन देखिए, संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी क्षेत्र में। पहले इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि कहाँ लगेगा, और जनरली राष्ट्रीय आपात जो था पूरे देश में लगता था। लेकिन 42वें संशोधन 1976 में यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत के साथ साथ इसके किसी क्षेत्र विशेष में भी की जा सकती है। अगर मान लो किसी क्षेत्र विशेष पे हमला किया गया हो या किसी क्षेत्र विशेष में ही विद्रोह हुआ हो, तो फिर पूरे देश में आपातकाल घोषणा न करके उस क्षेत्र विशेष के लिए भी घोषणा की जा सकती है। हालांकि अभी तक ये इसकी जो 3 बार घोषणा हुई है ये पूरे देश में हुई है, क्षेत्र विशेष के लिए नहीं हुए। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है पूरे देश के लिए
पूरे देश अथवा इसके क्षेत्र विशेष के लिए या केवल क्षेत्र विशेष के लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, संपूर्ण भारत यानी पूरे देश अथवा इसके क्षेत्र विशेष के लिए। जैसी परिस्थिति हो उस आधार पर घोषणा की जा सकती है। प्रश्न पूछता है आपसे कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा संपूर्ण भारत के अलावा इसके किसी क्षेत्र विशेष में भी की जा सकती है। ये प्रावधान कब से किया गया, तो कब से किया गया, 42वें संशोधन 1976 से। तो ये घोषणा क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि घोषणा के 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। और राष्ट्रीय आपात शब्द ऐसा लगता है पूरे देश में होगा, लेकिन 42 संशोधन द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि पूरे देश के स्थान पर आवश्यकता के जरूर हिसाब से इसे क्षेत्र विशेष में भी घोषित किया जा सकता है। अब दूसरा चीज आती है घोषणा कि इस आपातकाल की घोषणा कौन करेगा। तो ये चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए कि आपातकाल राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत है और इसलिए चाहे कोई सा आपातकाल की घोषणा करनी हो, घोषणा जो है वो राष्ट्रपति करेगा। अब 3 जो हमारे आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, संवैधानिक आपात, उन आपातकालों में प्रारंभ में प्रावधान यही था कि राष्ट्रपति घोषणा करेगा, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपात में विशेष शर्त जोड़ दी गई कि घोषणा तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति जो घोषणा करेगा तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो घोषणा तो तीनों आपातकालों में राष्ट्रपति कर रहा है, मगर अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपातकाल में एक विशेष शर्त जोड़ दी गई है कि राष्ट्रपति घोषणा किसकी सिफारिश पे करेगा, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट। अब ये प्रश्न बहुत आता है, मगर इसमें क्या करता है वो एक शब्द की हेरफेर कर देता है। कथन कारण में भी आ जाता है, कई बार सीधा प्रश्न भी आ जाता है, और वो उसमें मंत्रिमंडल की जगह शब्द लिख देता है मंत्री परिषद। और आते हुए भी जल्दबाजी में हमको ऐसा लगता है कि ये सही है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न मैंने अनुभव है इसलिए गलत नहीं होते, हमको नहीं आते, वो इसलिए गलत होते हैं कि हम पूरे प्रश्न ढंग से पढ़ते ही नहीं हैं, और जल्दबाजी में अगर 2-4 ऊपर के प्रश्न सही हो रहे हैं तो अगला भी सही कर देते हैं कि भाई आसान पेपर है, और वो वहाँ गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि ये मंत्री परिषद शब्द नहीं है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट। आपको पता है कि मंत्री परिषद शब्द जो है इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 74 में मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, और इंग्लिश में हम बोलेंगे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। और इस मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और ये जो कैबिनेट या मंत्रिमंडल है, ये शब्द इसी मंत्री परिषद का एक हिस्सा है, लेकिन संविधान में कहीं भी पहले मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। जो शब्द चलता था वो चलता था मंत्री परिषद। लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में बहुत सारे संशोधन किए गए। जैसे सबसे बड़ा संशोधन तो यही था कि सशस्त्र विद्रोह जो शब्द हम देख रहे हैं, इससे पहले जो शब्द चलता था वो शब्द चलता था आंतरिक अशांति। तो पहला संशोधन तो ये किया गया 44 द्वारा कि आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। अभी हम इसकी विस्तृत चर्चा
भी करेंगे। लेकिन दूसरा जो संशोधन हुआ महत्वपूर्ण इसी में 44वें में, वो ये हुआ कि संविधान में अनुच्छेद 352 एक जोड़ते हुए हमने मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द को लिखा कि राष्ट्रपति कैबिनेट की या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर कि ये शब्द मंत्री परिषद नहीं है, मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है। कई बार बहुत आसान से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है या मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, और हम लोग उस समय जल्दबाजी में मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मंत्रिमंडल शब्द है इसका उल्लेख केवल एक बार मिलता है, और कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 352 एक में। 352 एक ना दे तो हम सीधा 352 में बताएंगे कि 352 में कैबिनेट शब्द मिलता है। प्रश्न पूछता है कि संविधान में कैबिनेट शब्द कब जोड़ा गया? तो 44 संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। अब क्या परिस्थितियां थी इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर संपूर्ण भारत या इसके किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, और ये जो घोषणा राष्ट्रपति कर रहा है वो कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेगा। तो जो लिखित सिफारिश की बाध्यता है ये भी 44 संशोधन 1978 के द्वारा की गई थी। अब ये चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो अनुच्छेद 356 और 360 के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर रहा है, उस घोषणा में ना तो कोई कैबिनेट का रोल है ना कोई उसकी लिखित सिफारिश का रोल है, लेकिन 352 में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक है। ठीक है, तो अगर 356 या 60 को लेके प्रश्न पूछता है कि संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कौन करता है या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, और वहाँ पर भी ये ऑप्शन आता है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। वहाँ पर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश शब्द नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब सबसे पहले आता है कि ये आपातकाल की जो घोषणा है ये कितनी अवधि के लिए की जाएगी। तो जो राष्ट्रीय आपात है इसकी जो घोषणा है वो प्रारंभ में छह माह के लिए की जाती है। ठीक है, अब राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे कर दी, लेकिन हमारे देश में प्रावधान रखा गया संविधान निर्माताओं ने कि कैसे भी राष्ट्रपति तानाशाह ना बन पाए। तो इसके लिए हमने राष्ट्रपति पे संसद का नियंत्रण लगाया, और इस आपातकाल की घोषणा के लिए हमने अनुमोदन का प्रावधान किया कि जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देगा तो संसद को पहले उसका अनुमोदन करना पड़ेगा, और अनुमोदन के बाद ही वो 6 माह के लिए आपातकाल जारी रहेगा। तो अनुमोदन की कंडीशन क्या है? तो इसका जो कंडीशन है वो ये है कि संसद द्वारा दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से अब विशेष बहुमत का मतलब आप लोग जानते हैं कि संसद के कुल सदस्यों का साधारण और उपस्थित का 2/3 बहुमत। तो विशेष का मतलब होगा कुल सदस्यों का साधारण एवं उपस्थित का 2/3 बहुमत से
1 माह यानी कि 30 दिन की अवधि के भीतर अनुमोदन। कि राष्ट्रपति ने जिस दिन आपातकाल की घोषणा कर दी तो आपातकाल की प्रारंभिक घोषणा 6 माह के लिए की जाती है, मगर 6 माह से पहले भी कंडीशन आती है कि संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग बैठक बुलाएंगे और वहाँ अलग अलग बैठकों में वो विशेष बहुमत से यानी कुल सदस्यों का साधारण, मतलब जैसे मान लो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं तो 245 का साधारण बहुमत हो गया आधे से अधिक यानी कि 123, कि कम से कम 123 सदस्य तो उसके पक्ष में होने ही चाहिए, ये तो मिनिमम शर्त है, कंडीशन है। और इसके बाद मत देने वालों का या उपस्थित जो हैं उनका 2/3, मान लो 240 लोग उपस्थित हो गए तो इसका 2/3 कितना हो गया 160, तो फिर 160 की कंडीशन देखी जाएगी। अब अगर सदस्य कम भी उपस्थित हैं तो भी 123 मत तो होना अनिवार्य है, तो कुल सदस्यों का साधारण और उपस्थित का 2/3 बहुमत से 30 दिन की अवधि के भीतर 30 दिन, ये 30 दिन के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों की अलग अलग बैठक बुलाई जाएगी और वो बैठक बुला करके अनुमोदन करवाया जाएगा। अब सपोज कीजिए ऐसी कंडीशन है कि लोकसभा बन गए और राज्यसभा है, तो फिर कैसे बैठक होगी? तो फिर प्रावधान ये है कि अगर लोकसभा उस समय भंग हुई पड़ी है तो केवल राज्यसभा से ही उसका अनुमोदन करवा लिया जाएगा और जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा तो नई लोकसभा के गठन होने के बाद 1 माह के भीतर भीतर उसकी बैठक बुलवा करके फिर उसका भी अनुमोदन करवाया जाएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार प्रश्न एनालिटिकल रूप में आ जाते हैं कि यदि लोकसभा अस्तित्व में नहीं है तो क्या आपातकाल की घोषणा की जा सकती है या उसका अनुमोदन किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। वो अनुमोदन उस समय केवल राज्यसभा ही करेगी और जब लोकसभा अस्तित्व में आ जाएगी तो उसकी बैठक बुला करके उसका अनुमोदन करवा लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि यहाँ मैंने लिखा विशेष बहुमत और यहाँ मैंने लिखा 30 दिन यानी कि 1 माह। ये जो प्रावधान किया गया है ये भी 44वें संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। बाकी और जो आपातकाल हैं, संवैधानिक आपात और वित्तीय आपात, उनमें ये जो अवधि है ये अवधि 2 माह है और ये जो बहुमत है ये बहुमत विशेष न होकर के मात्र साधारण बहुमत। तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन करवा रहे हैं तो संसद को 1 महीने का टाइम दिया गया है, 30 दिन का दिया गया है। और जब हम वित्तीय आपात या संवैधानिक आपात का अनुमोदन करवा रहे हैं तो 60 दिन का समय दिया गया है। दूसरा, जब हम बहुमत की बात कर रहे हैं संसद के, तो जब हम राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करवा रहे हैं तो विशेष बहुमत से होगा, जबकि अन्य जो 2 आपातकाल हैं, संवैधानिक आपात और वित्तीय आपात, उनमें जो अनुमोदन होगा ये साधारण बहुमत से होगा। अब ये साधारण से विशेष और 60 दिन से 30 दिन कब किया गया इसमें? तो 44 संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। अभी हम इसकी अंत में चर्चा करेंगे क्यों किया गया, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर आ रही है तो आपको यहाँ इसकी जानकारी हो जानी चाहिए। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि राष्ट्रपति एक बार जो आपातकाल की घोषणा करता है वो प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए करता है? 6 माह के लिए।
उसका अनुमोदन संसद द्वारा कितने दिनों में किया जाना चाहिए? 30 दिन या 1 माह के अंदर अंदर। और कैसे बहुमत से किया जाना चाहिए? विशेष, और संसद के दोनों सदनों में अलग अलग। मतलब अगर एक सदन ने अनुमोदन कर दिया और दूसरे ने नहीं किया तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाकर अनुमोदन करवाने का जबरदस्ती प्रयास नहीं किया जाएगा, वो आपातकाल उसी वक्त रद्द हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि संसद की संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के निर्माण के दौरान ही बुलाई जा सकती है, बाकी अन्य परिस्थितियों में बुलाई नहीं जा सकती। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने तो अवधि बताई है 6 माह, लेकिन राष्ट्रीय आपात तो कई वर्षों के लिए लगा हुआ है। तो देखिए उसकी भी कंडीशन है। युद्ध हुआ हमारा किसी देश के साथ, आक्रमण हो गया या विद्रोह हो गया, तो गारंटी तो नहीं है कि 6 महीने में युद्ध खत्म हो जाएगा या विद्रोह खत्म हो जाएगा। तो इस आपातकाल को आगे बढ़ाने का प्रावधान भी हमारे संविधान में किया गया है। तो इसको 6 माह से आगे बढ़ाने का जो आधार है वो आधार रखा गया है संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह में पुनः अनुमोदन कि आपातकाल की अवधि 6 माह होने से पूर्व अगर ऐसा लग रहा है कि आपातकाल हटाना संभव नहीं है, इसको और आगे बढ़ाना होगा, तो संसद दोनों सदनों की अलग अलग बैठकों में इसका पुनः अनुमोदन करेगी और हर 6 माह में जब तक हमें आवश्यकता होगी तब तक इस आपातकाल को आगे बढ़ाया जाता रहेगा। जैसे 1962 में जो भारत चीन युद्ध के समय आपातकाल लगा था वो 68 तक 6 वर्ष तक चला था। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि राष्ट्रीय आपात को आगे बढ़ाने का आधार क्या है? संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह में अनुमोदन। क्लियर है? तक हो जाना चाहिए आप सभी को। अब हम बात करते हैं कि जब आपातकाल लागू हो गया तो इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। अक्सर इसको लेकर भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि क्या क्या प्रभाव राष्ट्रीय आपातकाल के होते हैं। तो देखिए पहला जो इसका प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव ये पड़ता है कि शासन का स्वरूप एकात्मकता की ओर हो जाता है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि राज्य की सरकारें खत्म हो जाती हैं। सरकारें राज्य की भी चलती रहेंगी, केंद्र की भी चलती रहेंगी, लेकिन शासन का स्वरूप एकात्मकता की ओर चला जाता है। इसका मतलब है केंद्र जो है वो राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन जाता है। कैसे बन जाता है? तो इसको लेके 2-3 चीज आपको समझनी है। सबसे पहला, केंद्र को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसा आपको पता है कि हमारे संविधान में अनुसूची 7 में
शासन की शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं जिन पर कानून संसद बनाती है। राज्य सूची में 61 विषय हैं जिन पर कानून राज्य सरकार की ओर से या राज्य सरकार के लिए राज्य विधानमंडल या विधानसभा बनाती है। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों कानून बना सकती हैं, मगर गतिरोध की स्थिति में संसद का कानून मान्य होता है। अब यहाँ पर देखिए आप कंडीशन कि केंद्र को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। मतलब केंद्र यानी कि संसद यहाँ तो कानून बना ही रहा है, यहाँ कानून बना ही रहा है, और आपातकाल में उसे इन 61 विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो जब केंद्र को तीनों सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया तो शासन कैसा हो गया आपके? एकात्मक। हालांकि फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि इस दौरान विधानसभाएं जारी रहती हैं, राज्यों की सरकार जारी रहती हैं, और राज्य भी कानून बनाती है और संसद भी कानून बनाती है। लेकिन संसद को पावर मिल जाती है राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून से हटकर अपना कानून बना दे, और जब संसद का कानून बना दिया तो राज्य को मानना पड़ता है। क्लियर? अब एक चीज यहां पर और बता देता हूं कि ये जो कानून है खत्म कम होंगे। तो इसमें प्रावधान ये है कि केंद्र द्वारा आपातकाल के दौरान जो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए जाते हैं वो कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक जारी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपातकाल खत्म हुआ तो केंद्र के कानून खत्म हो गए, बल्कि केंद्र के जो कानून है आपातकाल समाप्त होने के भी 6 माह बाद तक चलेंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको पहला प्रभाव कि शासन का स्वरूप एकात्मकता की ओर हो गया। और एकात्मकता में मैंने आपको ये बताया विधायी रूप से कि केंद्र यानी संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, और वो जो राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना रही है आपातकाल के दौरान, वो कानून इतने प्रभावी होते हैं कि आपातकाल खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक वो विद्यमान रहेंगे। अब इसमें भी दूसरा प्रभाव हम समझते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में भी एकात्मकता दिखाई देती है, केंद्र मजबूत हो जाता है, और संसद को राज्यों में कर लगाने का अधिकार, टैक्स लगाने का अधिकार मिल जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ पर संविधान में भाग 12 में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का उल्लेख है, जिसमें कौन से टैक्स केंद्र लगाएगा, कौन से राज्य लगाएगा, उनको स्पष्ट किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में कर हैं वो कर भी लगाने का मौका मिल जाता है। तो शासन का स्वरूप इस प्रकार एकात्मक हो गया कि वित्तीय क्षेत्र में भी केंद्र राज्यों का अधिकार छीन लेता है। अब यहां पर सवाल ये पूछता है आपसे कि आपातकाल की अवधि के दौरान या राष्ट्रीय आपात की अवधि के दौरान केंद्र द्वारा या संसद द्वारा राज्यों के लिए बनाए गए या राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून कब तक प्रभावी रहेंगे? तो हमारा सीधा सा आंसर कितना हो जाएगा? आपातकाल समाप्ति के बाद भी 6 माह तक।
अब इसी से जोड़कर ऐसा क्वेश्चन आता है कि संसद द्वारा राज्यों के लिए आपातकाल की अवधि में जो टैक्स लगाए गए वो टैक्स कब तक प्रभावी रहेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर ये नहीं आएगा कि 6 माह तक, इसमें आएगा हमारा आंसर आपातकाल समाप्त होने वाले या आपातकाल समाप्त होने वित्तीय वर्ष में के अंत तक। जैसा आपको पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष चलता है। अब आपातकाल कब खत्म हुआ, तो वो जिस वित्तीय वर्ष में आपातकाल खत्म हो रहा है, तो आपातकाल तो पहले ही खत्म हो गया, लेकिन वो वित्तीय वर्ष 31 मार्च को जब खत्म होगा तब तक संसद द्वारा राज्यों के लिए लगाए गए टैक्स जारी रहेंगे। जैसे मान लो, एक उदाहरण दूं आपको कि 1 मई को आपातकाल समाप्त हो गया, लेकिन वित्तीय वर्ष तो हमारा कब चालू हो गया, 1 अप्रैल को। तो उस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक संसद द्वारा लगाए गए टैक्स जारी रहेंगे। तो ये तो आपको अंतर क्लियर होना चाहिए कि जो संसद द्वारा बनाए गए कानून है वो तो आपातकाल की अवधि समाप्त होने के 6 माह बाद तक जारी रहेंगे, मगर जो टैक्स वगैरह संसद द्वारा राजस्व सूची पर लगाए गए हैं वो आपातकाल खत्म होने के बावजूद आपातकाल जिस वित्तीय वर्ष में खत्म हो रहा है उस वित्तीय वर्ष के अंत तक चलेंगे। तो पहला प्रभाव को क्लियर हो जाना चाहिए कि आपातकाल के दौरान हमारे जो शासन का स्वरूप है वो एकात्मक हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसका अर्थ ये कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि राज्य की सरकारें बर्खास्त हो जाती हैं अथवा की विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, वो भी अपने क्षेत्र में अपना कार्य करती रहती हैं। तो पहला प्रभाव क्लियर होना चाहिए आपको। हालांकि जो छोटे कंपटीशन है उनमें इसके विधिक या वित्तीय प्रभावों को नहीं पूछा जाता, मगर मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको कि आप छोटे कंपटीशन से लेकर चाहे यूपीएससी तक का एग्ज़ाम दे दें तो सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। और जो आप स्टेट पीएससी या यूपीएससी वगैरह देते हैं या एसएससी में भी देते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो पहला प्रभाव क्लियर होना चाहिए कि शासन का स्वरूप एकात्मकता की ओर हो जाता है। अक्सर प्रभाव को लेकर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है मूल अधिकार को लेकर के। इसको लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं और छोटे छोटे कंपटीशन में आ जाते हैं कि किस मूल अधिकार पे आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सा कब निलंबित होता है, कौन सा कभी नहीं होता, इस तरीके से। तो जैसा आपको पता है कि हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है और इसमें अनुच्छेद 14 से 32 तक हमने नागरिकों को वर्तमान में 6 मूल अधिकार दिए हुए हैं। अब ये तो अनुच्छेद 14 से 32 तक मूल अधिकार हैं, इन पर आपातकाल का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है अब हम उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 19 की। तो अनुच्छेद 19 में आपको पता है नागरिकों को छह स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब अधिकार पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। प्रारंभ में 7 थी, 44वें संशोधन द्वारा 6 कर दी गई। अब ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं
ये केवल नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं है। और ये जो 6 स्वतंत्रताओं का हमारा अधिकार है, यानी अनुच्छेद 19, ये आपातकाल की घोषणा के साथ ही स्वतः निलंबित हो जाता है। कि जैसे ही राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करी तो नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं तुरंत निलंबित हो जाती हैं। तो प्रश्न पूछता है आपसे कि कौन सा मूल अधिकार आपातकाल की घोषणा के साथ ही निलंबित हो जाता है, अथवा किस मूल अधिकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को अलग से घोषणा नहीं करनी पड़ती। तो अनुच्छेद 19। फिर अनुच्छेद 20 और 21, ये जो 2 अनुच्छेद हैं, इनमें वर्णित जो मूल अधिकार है, आपको पता है अनुच्छेद 20 में आपके अपराधों की 2 सिद्धि में संरक्षण है। मतलब आपको संविधान अधिकार दिया गया है कि आप अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, जिसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। और आज इसको जीवन के अधिकार से बढ़कर गौरवमय जीवन का अधिकार बता दिया गया है मेनका गांधी विवाद से। तो ये जो 2 हमारे अनुच्छेद है 20 और 21, इसमें वर्णित जो मूल अधिकार है ये कभी निलंबित नहीं होते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो प्रश्न पूछता है कि कौन से मूल अधिकार कभी निलंबित नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21। अब इनमें भी क्लासिफिकेशन करा के पूछ ले अनुच्छेद ना दे करके, तो अपराधों के 2 सिद्धि में संरक्षण और जीवन का अथवा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 2 हमारे ऐसे अधिकार हैं जो आपातकाल में भी बने रहते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको कि अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं ये तो आपातकाल की घोषणा होते तुरंत निलंबित हो जाएंगी। और 20 और 21 में जो हमारा मूल अधिकार है वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होगा। अब इसके अलावा जो और अनुच्छेद बच गए, जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 और फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 32, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक और अनुच्छेद 22 से 32 तक जो हमारे मूल अधिकार हैं, इनकी घोषणा अनुच्छेद 359 के द्वारा राष्ट्रपति निलंबन करेगा। मतलब राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि 19, 20 और 21 को छोड़कर जो शेष हमारे मूल अधिकार हैं वह उनके निलंबन की घोषणा कर सकता है। अब ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो इनको निलंबित करे या ना करे, या इनमें से किस अनुच्छेद को निलंबित करे या किसको ना करे। तो 3 कंडीशन यहां पर हो गई कि अनुच्छेद 19 में जो वर्णित स्वतंत्रताएं हैं वो तो आपातकाल की घोषणा के साथ ही स्वतः ही निलंबित हो गई। 20 और 21 में जो वर्णित अधिकार हैं वो कभी निलंबित नहीं होंगे, और इनके अतिरिक्त अन्य जितने भी मूल अधिकार हैं उनको निलंबित करने के लिए अनुच्छेद 359 के द्वारा राष्ट्रपति को आदेश जारी करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, यूपीएससी में, कि मौलिक अधिकारों को आपातकाल की अवधि के दौरान
निलंबन की घोषणा कौन करता है? तो आंसर क्या होगा हमारा? राष्ट्रपति। ठीक है, यह संसद नहीं करना है आपको, अधिकतर लोग संसद कर देते हैं। संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जो निलंबन है आपातकाल में, वो अधिकार राष्ट्रपति का ही है। और अनुच्छेद भी देकर पूछता है कि किस अनुच्छेद द्वारा करेगा, तो अनुच्छेद 359 के द्वारा करेगा। तो ये मौलिक अधिकारों पर आपातकाल का प्रभाव हो गया। क्लियर है यहां तक? तो हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रीय आपात से क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो पहला, शासन का स्वरूप एकात्मक हो जाएगा। उसके मैंने दो परिस्थिति बता दी कि संसद को या केंद्र को राज्यों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा, और संसद या केंद्र को राज्य सूची के विषयों पर टैक्स लगाने का अधिकार भी मिल जाएगा। दूसरा, हमारे मूल अधिकारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी हमने 3 कंडीशन देख ली। अब हम पढ़ते हैं मूल अधिकारों की समाप्ति कैसे होगी, सॉरी, आपातकाल की समाप्ति कैसे होगी। देखिए, आपातकाल की समाप्ति को लेकर संविधान में 2 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान तो यह है कि राष्ट्रपति कभी भी इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति कर रहा है लगाने की, और समाप्ति घोषणा भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति ही कर रहा है। अब यहां पर आपको 2 चीजें समझनी है। हमने देखा जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाने की घोषणा कर रहा है तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे कर रहा है, मगर यहां पर कोई मंत्रिमंडल की उसे लिखित सिफारिश नहीं चाहिए, मौखिक सिफारिश नहीं चाहिए। यहां पर राष्ट्रपति कभी भी इसकी घोषणा कर सकता है। तो आपको अंतर करना है, अगर प्रश्न में आपातकाल लगवा रहा है तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे, और समाप्त करवा रहा है तो केवल राष्ट्रपति की घोषणा चाहिए। मंत्रिमंडल या लिखित सिफारिश का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। दूसरा अंतर यहां समझो, जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर रहा है तो वो घोषणा करने के बाद संसद द्वारा उसका 1 महीने में दोनों सदनों में अलग अलग हम लोग अनुमोदन पड़ा था। लेकिन जब समाप्ति की घोषणा कर रहा है तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की समाप्ति का कोई अनुमोदन नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कितने दिनों में संसद द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, तो हमारा आंसर होगा इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपातकाल लगाने की घोषणा हो रही है तो संसद का अनुमोदन भी चाहिए, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश भी चाहिए, मगर जब आपातकाल समाप्ति की घोषणा हो रही है तो केवल राष्ट्रपति घोषणा कर रहा है समाप्ति की। इसमें ना मंत्रिमंडल का अनुमोदन चाहिए और ना संसद आपके कैबिनेट की लिखित सिफारिश चाहिए। दूसरी चीज समझिए, यहां पे अकेले लोकसभा अपनी बैठक में साधारण बहुमत से आपातकाल समाप्ति का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
जैसा मैंने बताया कि जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर रहा है तो संसद द्वारा उसका अनुमोदन चाहिए और उस अनुमोदन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अनुमोदन चाहिए। लेकिन जब इसकी समाप्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति घोषणा कर दे, मगर यदि लोकसभा को ऐसा लगता है कि आपातकाल की परिस्थिति खत्म हो गई लेकिन राष्ट्रपति इसकी समाप्ति नहीं करना चाह रहा, तो लोकसभा अपनी बैठक बुला करके साधारण बहुमत से आपातकाल की समाप्ति का प्रस्ताव पारित कर सकती है और ऐसी स्थिति में इसकी घोषणा राष्ट्रपति को करनी पड़ेगी। तो यहाँ ये चीज़ समझिए कि जब अनुमोदन की बात हो रही है, लगाने के अनुमोदन की, आगे बढ़ाने के अनुमोदन की, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की भूमिका है। लेकिन जब आपातकाल के समाप्ति की बात हो रही है तो अकेले लोकसभा इसकी समाप्ति का प्रस्ताव पारित कर सकती है। दूसरा, जब आपातकाल के अनुमोदन की बात हो रही है तो विशेष बहुमत मैंने आपको बताया था, मगर जब समाप्ति की बात हो रही है तो कैसा बहुमत चाहिए? साधारण। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब आपको प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न पूछता है आपसे कि राष्ट्रीय आपात की समाप्ति घोषणा कौन करता है? तो हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति। वहाँ पर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश का कोई लेना देना नहीं है। आपसे प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय आपात की समाप्ति का प्रस्ताव कौन पारित करता है? तो उसमें ऑप्शन आएगा संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रस्ताव कौन पारित कर रहा है? केवल लोकसभा द्वारा। और कैसे बहुमत से? साधारण। तो आपातकाल की समाप्ति के ये दो तरीके हमारे संविधान में रखे गए हैं कि अगर आपातकाल की परिस्थिति समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति स्वतः इसकी घोषणा कर सकता है, और अगर राष्ट्रपति घोषणा नहीं कर रहा है तो फिर लोकसभा प्रस्ताव पारित करके इसे समाप्त करवा सकती है। तो ये हमने 352 जो राष्ट्रीय आपात है इसको विस्तृत रूप में पढ़ा। अब तब मैंने थोड़ी चर्चा की थी 44 संशोधन के द्वारा, तो हम उसकी भी इस पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। तो देखिए क्या हुआ, हमारे देश में ये जो राष्ट्रीय आपात है ये अब तक 3 बार लगाया गया है। पहली बार लगाया गया था 1962 में, जब चीन ने आक्रमण किया था, और ये जो आपातकाल था ये 1962 से लेके 68 तक चला था। तो जो पहला आपातकाल था ये सबसे लंबे समय तक हमारे यहाँ पर चला था। दूसरा जो आपातकाल लगाया गया वो लगाया गया 1971-72 में, और ये जो आपातकाल था ये भारत पाक युद्ध के दौरान लगाया गया था। जैसा आपको पता है कि भारत पाकिस्तान से हमारे 2 बड़े युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ था सरक्रिक विवाद को लेकर 1965 में, और दूसरा हुआ था बांग्लादेश के निर्माण को लेकर 1971 में। अब कई बार प्रश्न आता है कि जैसा हमने पढ़ा कि युद्ध की स्थिति में आपातकाल लगता है, तो किस युद्ध में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई? तो जो 1965 का भारत पाक युद्ध था, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? इसलिए नहीं की गई क्योंकि चीन से जो हमारा युद्ध हुआ था उस समय जो आपातकाल 62 वाला लगा था वो तब तक जारी था। तो क्योंकि पुराना आपातकाल जारी था इसलिए नए सिरे से उसकी कोई घोषणा नहीं की गई। ठीक, तो 2 बार युद्ध की परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा की गई है। तीसरी बार जो आपातकाल की घोषणा की गई थी वो बहुत विवादित है, जिसको लेके कुछ लोग इंदिरा गांधी को तानाशाह तक ठहरा देते हैं,
और वो घोषणा की गई थी 1975 से 77 तक। कई बार परीक्षाओं में सीधी सीधी तारीख पूछी है कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा कब की गई, तो ये की गई थी 25 जून 1975 को। तो आपको तारीख भी याद रखनी है। जो कांग्रेस की विरोधी पार्टी हैं, जैसे भाजपा जो वर्तमान सरकार में भी है, वो इस दिन को काला दिवस के रूप में भी मनाती है, क्योंकि इस आपातकाल में कहीं ना कहीं देश में तानाशाही जरूर दिखाई दी थी। तो अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। 1962 में चीन आक्रमण के समय, 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 75 में आंतरिक अशांति के नाम पर। हालांकि 19 महीने बाद ये घोषणा वापस ले ली गई थी। अब ये जो 75 से 77 तक आपातकाल की घोषणा की गई थी, इसमें जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा किसने की। अब उसमें इंदिरा गांधी का नाम आता है और अधिकतर लोग इंदिरा गांधी राइट कर देते हैं, जबकि इंदिरा गांधी के द्वारा वो घोषणा करवाई गई थी। घोषणाकर्ता कौन है, मैंने आपको बताया था प्रारंभ में, राष्ट्रपति करता है। तो आंतरिक शांति के नाम पे घोषणा करने वाला राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद था। या ऐसा आता है किसके शासनकाल में की गई, तो फिर हम लोग इंदिरा गांधी पर जाएंगे, क्योंकि शासन का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अब ये जो आपातकाल चला, इस आपातकाल में जैसा इतिहासकार बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने कुछ तानाशाही भरे कदम उठाए, अपने जो विरोधी थे उनको जेल में डलवा दिया, लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो गया, पहली बार प्रेस सेंसरशिप लागू हुई, अखबारों की आज़ादी छीन ली गई। और इंदिरा गांधी के पुत्र थे संजय गांधी, उन्होंने जनसंख्या को एक समस्या मांगते हुए उस समय जबरन नसबंदी कार्यक्रम भी चलवा दिया था, जिसको लेके जनता इंदिरा गांधी के कांग्रेस के खिलाफ हो गई थी। अब 77 में जब ये आपातकाल समाप्त हुआ, तो जो इंदिरा गांधी की विरोधी पार्टियों के नेता थे बहुत सारे, वो उस समय जेल में बंद थे, तो उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा। अब इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि कांग्रेस प्रारंभ में इसलिए जीतती रही क्योंकि जो विरोधी पार्टियां थी वो आपस में बटी रही। जैसे आज पिछले 5-6 वर्षों से विरोधी पार्टियां बटी हुई हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी नियमित चुनाव जीत रहे हैं, तो वह स्थिति उस समय इंदिरा गांधी के सामने थी। अब आपातकाल का भय भी था, उनकी जान का संकट भी था, तो विरोधी कुछ पार्टियों ने तय किया कि हम लोग अब अपना अलग अलग अस्तित्व छोड़कर एक होके लड़ेंगे, तभी इंदिरा गांधी जीतना संभव है। तो जो छोटी मोटी पार्टियां थी उन्होंने 1977 में, जिसमें जनसंघ जो आज भाजपा के रूप में चल रहा है वो भी शामिल था, तो उन्होंने एक नई पार्टी बना दी जिसका नाम था जनता पार्टी। और 77 का चुनाव हुआ, ये सीधे सीधे जनता पार्टी वर्सेज कांग्रेस हुआ, और भारत में पहली बार द्विदलीय पद्धति के आधार पर चुनाव देखे गए। और क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी का विरोध था, जनता भी तानाशाही से थोड़ी त्रस्त थी, तो कांग्रेस की पहली पराजय हुई और जनता पार्टी पहली बार 77 में सत्ता में आई। और जनता पार्टी की ओर से मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये बात और है कि ये जनता पार्टी थी, इसमें जो अन्य पार्टी मिली हुई थी उन सबके सिद्धांत अलग अलग थे, उनके लाभ अलग अलग थे, इसलिए 2 साल के भीतर भीतर ही वो पार्टी टूट गई। मगर यहाँ
77 के चुनाव में जनता ने एक सबक सिखा दिया सरकार को कि सरकार की जो तानाशाही है जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और चाहे कितना बड़ा नाम हो, जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है, तानाशाही में विश्वास नहीं करती। और इसीलिए 77 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब जनता पार्टी की सरकार ने आते ही, क्योंकि जनता पार्टी में जो नेता शामिल थे उन्होंने आपातकाल में काफ़ी प्रताड़नाएं झेली थी, तो उनको लगा कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए ताकि दोबारा अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग ना हो। तो उन्होंने संविधान में 44वां संशोधन किया, और ये किया था 1978 में। और 44वें संशोधन के द्वारा उन्होंने इसमें 3-4 प्रावधान जोड़े। जैसे पहला प्रावधान ये जोड़ा मंत्रिमंडल या कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले राष्ट्रपति जो था वो आपातकाल की घोषणा करता था, उसे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्योंकि जो आंतरिक शांति के नाम पे आपातकाल लगा, उसमें केवल एक प्रधानमंत्री ने अकेले के दम पे आपातकाल लगवा दिया, तो विरोधी को डर था कि दोबारा इसका मिसयूज ना हो जाए, तो उन्होंने क्या शब्द जोड़ दिया, मंत्रिमंडल कैबिनेट की लिखित सिफारिश, ताकि सरकार में जो प्रधानमंत्री है वो तानाशाह ना बन पाए। तो वर्तमान में स्थिति यही है कि राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करेगा मगर कैबिनेट की लिखित सिफारिश पे करेगा। और मैं आपको पहले बता चुका कि कैबिनेट शब्द संविधान के लिए एक जगह मिलता है, अनुच्छेद 352 में या 352(1) में। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया कि जो 75 वाला आपातकाल लगा उसकी घोषणा का आधार क्या था, आंतरिक अशांति, या आंतरिक गड़बड़ी शब्द मिलता है। अब आंतरिक अशांति एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है, कोई तथ्यपूर्ण इसका आधार नहीं है, और उसी का फायदा उठाकर 75 में आपातकाल लगवा दिया गया। तो 44 संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति जो शब्द था इसको समाप्त कर दिया गया, और आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो अब जो हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपात का आधार है वो आंतरिक अशांति या गड़बड़ी नहीं है, वो क्या है, सशस्त्र विद्रोह। अभी फर्स्ट ग्रेड का परीक्षा हुई थी जनवरी में, उसमें जीके के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। उसमें ऑप्शन था बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और चौथा ऑप्शन था आंतरिक अशांति। अब अधिकतर लोग सोचते हैं कि भाई आंतरिक अशांति के नाम पे तो आपातकाल लगा है, मगर वर्तमान में आपको बता चुका शब्द क्या हो गया, सशस्त्र विद्रोह। तो उसमें आंसर क्या बनेगा कि किस आधार पे वर्तमान में आपातकाल नहीं लग सकता, आंतरिक अशांति। तो क्लियर होना चाहिए कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके अनुच्छेद 352 में क्या शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तीसरा जो संशोधन इसमें किया गया, जो हम पहले भी पढ़ चुके, कि जो संसद की अनुमोदन की अवधि है वो 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रावधान था तीनों आपातकालों में, चाहे राष्ट्रीय आपात हो, चाहे संवैधानिक आपात हो, चाहे वित्तीय आपात हो, कि
राष्ट्रपति जब आपातकाल घोषणा कर देगा तो 60 दिन के भीतर भीतर संसद के दोनों सदनों में अलग अलग बैठक बुलाकर उसका अनुमोदन करवाना पड़ेगा। अब 60 दिन तो लंबी अवधि हो जाती है, और आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में कोई सरकार तानाशाह हो जाए तो लोगों की स्वतंत्रता, जीवन खतरे में आ सकता है। तो इसलिए इस अवधि को घटाकर कितना कर दिया गया, 30 दिन। बाकी जो दो आपातकाल हैं, संवैधानिक आपात और वित्तीय आपात, वहाँ पर आज भी अवधि 60 दिन ही मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो किस आपातकाल के बारे में पूछ रहा है। अगर वो पूछता है कि अनुच्छेद 352 में या राष्ट्रीय आपात में संसद द्वारा कितने दिनों में अनुमोदन करना आवश्यक है, तो हमारा आंसर होगा 30 दिन। और अगर वो राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपात के बारे में पूछता है तो हमारा आंसर होगा 60 दिन। चौथा जो परिवर्तन किया गया, तो देखिए, जो अनुमोदन था संसद का, उसके लिए आवश्यक बहुमत चाहिए था। वो पहले था कैसा, साधारण बहुमत। तो यहां पर साधारण के स्थान पर विशेष बहुमत कर दिया गया। मैं आपको बता चुका विशेष बहुमत के बारे में, क्योंकि साधारण बहुमत में तो उपस्थित सदस्यों का आधे से अधिक बहुमत चाहिए, और जिस पार्टी की सरकार होती है उसका लगभग साधारण बहुमत तो रहता ही है। अब सत्ता दल आपातकाल के नाम पे दुरुपयोग ना कर पाए, इसलिए इसके अंतर्गत जो प्रावधान कर दिया गया वो कैसे कर दिया गया, विशेष बहुमत का कर दिया गया। बाकी और जो दो आपातकाल है उनमें आज भी ये बहुमत साधारण ही है, मगर राष्ट्रीय आपात में कैसा है, विशेष बहुमत है। तो ये कुछ संशोधन 44 के द्वारा किए गए, और इन संशोधनों के माध्यम से 352 के दुरुपयोग पे रोक लगाने का प्रयास किया गया। तो ये हमारे अनुच्छेद 352 को लेकर के टॉपिक हो जाता है कि आपातकाल का आधार क्या है, घोषणा कौन करता है, बहुमत क्या चाहिए, अनुमोदन का आधार क्या है, प्रभाव क्या होंगे, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संग्रह संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी समाप्ति कैसे होगी, ये सब चीज़ें हमने इसमें जान ली। अब एक अनुच्छेद इससे जुड़ा आपको और बता रहा हूँ, फिर बाकी का जो हमें कल कंटिन्यू इस टॉपिक को करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, वो अनुच्छेद है 355। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे सवाल इसलिए गलत नहीं होते कि हमें नहीं आते, बल्कि इसलिए गलत होते हैं कि हम जल्दबाजी कर जाते हैं, गलत पढ़ जाते हैं। और ये वो सवाल है जो मेरे साथ भी एक बार जल्दबाजी में गलत हुआ था। अनुच्छेद 352 और 355 की जो भाषा है उसके शुरुआती शब्द लगभग एक जैसे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन पैदा होता है। 355 में लिखा हुआ है युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति में संघ द्वारा राज्यों की रक्षा के लिए सेना भेजना संघ का दायित्व या कर्तव्य। कि सेंटर की ड्यूटी है कि यदि युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, या किसी राज्य में आंतरिक गड़बड़ी या अशांति पैदा हो जाए तो उसकी रक्षा के लिए सेना भेजेगा। अब एक दो बार तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए कि संघ द्वारा राज्यों की रक्षा के लिए सेना किस अनुच्छेद द्वारा भेजी जाती है, 355। संघ द्वारा राज्यों की रक्षा की जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में दी गई है, 355 में। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो परीक्षा में क्या करता है, केवल इतना लिखकर देता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति। फिर प्रश्न आता है
संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और 99.9% आंख बंद करके 352 लगा देते हैं। शुरुआत में जल्दबाजी में मैं भी एक बार ये कर चुका, और अब भी अधिकतर लोग पढ़ने के बावजूद ही कर देंगे, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि 352 की शब्दावली यही रही। लेकिन अभी मैं आपको बता चुका कि वर्तमान में 352 में ये शब्द नहीं है, इसकी जगह क्या शब्द है? सशस्त्र विद्रोह है। ये बारीक सा अंतर है, मगर क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि आंतरिक अशांति या गड़बड़ी के नाम पे भी आपातकाल लगा है, तो हम लोग इसको 352 से जोड़ देते हैं। अब यह अनुच्छेद मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि ये आरएस में, यूपीएससी में, लेक्चर वगैरह में कई बार आ चुका है, और ये आपसे अब दोबारा गलत ना हो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आंतरिक गड़बड़ी शब्द या अशांति शब्द देकर पूछता है तो हमारा अनुच्छेद आएगा 355, और सशस्त्र विद्रोह शब्द देकर पूछता है तो अनुच्छेद आएगा 352। तो ये हमारा राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक पूरा हो गया। और इसको पढ़ने के बाद आप यूपीएससी लेवल तक कोई भी कंपटीशन दीजिए तो उम्मीद करूंगा कि लगभग सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कल हम लोग 356 और 360 के ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कोई इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम और अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करें। धन्यवाद।